आप सब लोगों ने हम लोगों का अभिनंदन किया है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए देश के कोने कोने से आए हुए सभी व्यापारी भाई और बहनों का मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज आपके बीच में कोई लंबा भाषण करने के लिए नहीं आया हूं। यहां पर कई विद्वान इस मंच पर बैठे हुए हैं, बहुत विस्तार में जाकर एफडीआई से इस देश को क्या क्या खतरे हैं इस पर वह अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से यह आपको भरोसा और विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि बहनों भाइयों, जब भी अवसर हमें हासिल होगा, एफडीआई इन रिटेल का जो यह सवाल है, यह सरकार का फैसला है, वह हम उसे निश्चित रूप से वापस लेंगे। यह देश के सभी व्यापारी भाइयों को हम विश्वास और भरोसा दिलाना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं फुटकर व्यापार का सौदा कितना यह बड़ा है। 400 अरब से अधिक का व्यापार फुटकर के व्यापार के क्षेत्र में होता है। लगभग 5 करोड़ की संख्या में हमारे फुटकर व्यापारी इस फुटकर खुदरा व्यापार के माध्यम से अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने का काम करते हैं। लेकिन सरकार यह कहती है कि जिस समय यह विदेशी कंपनियां आ जाएंगी, खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश हो जाएगा, तो उसके परिणाम स्वरूप 5 वर्षों के अंदर 1 करोड़ रोजगार के नए अवसर सृजित हो जाएंगे। मैं हुकूमत में बैठने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि यदि 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक के यदि रोजगार के अवसर सृजित हो जाएंगे, तो आज जो 5 करोड़ से अधिक की संख्या में फुटकर व्यापार में लगे हुए लोग हैं, उनके रोजगार का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, इसका जवाब सरकार के पास क्या है? इनके पास कोई जवाब नहीं है। दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में जहां जहां पर भी फुटकर व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश हुआ है, उसके भी उदाहरण कई वक्ताओं ने आपके सामने रखे होंगे, चाहे वह लैटिन अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, अथवा अन्य कई देश। वहां के व्यापारियों को, वहां के किसानों को खुदरा व्यापार में फुटकर निवेश के कारण क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उस देश की जनता इस बात की साक्षी है। और यह विदेशी कंपनियां जो यहां निवेश करने के लिए आती हैं, सरकार का यह दावा है वह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करेंगी। बहनों भाइयों, जब भी कोई विदेशी कंपनी यदि भारत में पूंजी निवेश करने के लिए आएगी, तो भारत के रहने वाले लोगों को धनवान बनाने के लिए नहीं आएगी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नहीं आएगी, बल्कि आएगी भारत में पूंजी निवेश करेगी तो वह केवल मुनाफा कमाने के लिए आएगी, हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों का खून चूसने का काम करेगी। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा काम नहीं कर सकती है। आपको जानकारी होगी समाचार पत्रों के माध्यम से भी, वॉलमार्ट कंपनी दुनिया की मानी जानी यह मल्टीनेशनल कंपनी, कई इसकी सुपरमार्केट्स दुनिया के कई देशों में चल रही हैं। उसने 52 करोड़ रुपए केवल लॉबिंग पर ही खर्च कर देने का काम किया। आने के पहले ही भ्रष्टाचार की शुरुआत इस देश में उसने प्रारंभ कर दी। अब ऐसी कंपनियों से यह अपेक्षा करती है हमारी सरकार कि आकर हमारे देश के किसानों का यह कंपनियां भला करेंगी, हमारे देश के व्यापारियों का यह भला करेंगी। मैं किसान भाइयों को भी इस सभा के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐ मेरे किसान भाइयों, यह सरकार जो दावा करती है कि बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, किसानों को उनके उपज की उचित कीमत मिलनी प्रारंभ हो जाएगी, तो दुनिया के जो दूसरे देशों की मिसाल हमारे सामने है। उस आधार पर मैं कह सकता हूं, यह जो बिचौलिए समाप्त करने की बात की जा रही है, तो यह मल्टीनेशनल कंपनी के भी अपने बिचौलिए होंगे, और बिचौलिए साल 2 साल 3 साल तक तो अच्छी कीमत मुहैया कराएंगे, लेकिन उसके बाद जब उनका व्यापार चल जाएगा
तो मैं समझता हूं आज जितनी हमारे किसानों को अपने उपज की, अपने पैदावार की जो कीमत मिल रही है, उतनी कीमत भी हिंदुस्तान के किसानों को नहीं मिल पाएगी। यदि देखना हो तो उन देशों में जाकर लोग देख सकते हैं जिन देशों में यह सारी मल्टीनेशनल, सारी विदेशी कंपनियां फुटकर व्यापार में काम कर रही हैं। अजीबोगरीब हालात इस हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगी। ज्यादा भाषण न करते हुए मैं सरकार के लोगों से यह पूछना चाहता हूं, भारत की अर्थव्यवस्था को यदि आप मजबूत करना चाहते हो तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था अब विदेशी धन के माध्यम से मजबूत होगी? भारतवर्ष दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। चीन के बाद 120 करोड़ से अधिक की हमारी जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनशक्ति जिस देश के पास हो, जिसे हम मानव संसाधन कहते हैं, भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां मानव संसाधन की भी कमी नहीं है, जहां पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। और जिस देश के पास इतना बड़ा मानव संसाधन हो, जिस देश के पास अपार प्राकृतिक संपदा हो, उस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विदेशी धन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो वह स्वदेशी धन के माध्यम से ही भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। बहनों भाइयों, जरूरत है कि हम मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन जो अपने देश के पास है उसका सही तरीके से हम कैसे उपयोग करें, कैसे उसका सही तरीके से दोहन करें। कई ऐसे बातें सरकार के द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि हमने तो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है कि जो राज्य सरकारें अपने राज्य में इस विदेशी पूंजी निवेश की इजाजत देंगी, वहीं पर सुपरमार्केट खोलने के लिए यह मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी। देशवासियों की आंखों में यह सरकार धूल झोंकने का काम कर रही है। क्या यह सच्चाई देश की जनता नहीं जानती है कि हमारी सरकार ने और कई दुनिया के 80 देशों ने मिलकर एक बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रिवेंशन एग्रीमेंट कर रखा है? भारत ने भी उस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। उनके साथ, विदेशी कंपनियों के साथ भी यह सरकार उसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए मजबूर है जैसा व्यवहार वह किसी राष्ट्रीय निवेशक यानी भारत के रहने वाले निवेशक अथवा भारत की रहने वाली किसी कंपनी के साथ वह व्यवहार करेंगे। केरल का उदाहरण आप सबके सामने है। केरल की सरकार जब विदेशी पूंजी निवेश की इजाजत नहीं दे रही थी तो वह मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी कंपनी अदालत में चली गई, हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने उस एग्रीमेंट के आधार पर यह फैसला दिया था कि चूंकि यह एग्रीमेंट भारत कर चुका है, इसलिए राष्ट्रीय यदि कोई पूंजी निवेशक है तो उस राष्ट्रीय पूंजी निवेशक के साथ यह सरकार जैसा सलूक और व्यवहार करती है, वैसा ही सलूक, वैसा ही व्यवहार इस सरकार को विदेशी निवेशक के साथ भी करना होगा, विदेशी कंपनी के साथ भी करना होगा। देश की जनता की आंखों में धूल झोंककर केवल अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी छवि को सुधारने के लिए इस सरकार ने आनन फानन में यह फैसला कर लिया और यह भी कहा था, इस सरकार ने संसद में खड़े होकर आश्वासन दिया था कि जब तक इससे संबंधित सारे स्टेक होल्डर्स, उनके साथ हमारी बातचीत नहीं हो जाएगी, जब तक कंसेंसस नहीं बन जाएगा, जब तक आम सहमति नहीं बन जाएगी, तब तक किसी भी सूरत में खुदरा व्यापार में पूंजी निवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन बिना कंसेंसस बनाए, बिना किसी प्रकार की सहमति बनाए अमेरिका के दबाव में आकर इस सरकार ने फैसला किया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अमेरिका का दबाव इस हमारी भारत की सरकार के ऊपर कितना बड़ा दबाव है। दो ऐसे अवसर आए। एक अवसर आया इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का, भारत और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर डील का समझौता हुआ था, उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जोखिम उठाया, अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया केवल अमेरिका को संतुष्ट करने के लिए। एक काम अमेरिका के दबाव में वह किया था, उन्होंने सरकार को जोखिम में डालकर, और दूसरा काम यह किया कि संसद में
आम सहमति का आश्वासन देने के बावजूद आनन फानन में अमेरिका के दबाव में ही उन्होंने एफडीआई के संबंध में भी फैसला करने का काम किया है। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि हम हिंदुस्तानियों के मान सम्मान स्वाभिमान पर यह हुकूमत चोट पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन इंसान के जिंदगी में मान सम्मान स्वाभिमान से बड़ी और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, भारत माता की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आप सभी एकजुट होकर खड़े हो जाइए। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे, यह भरोसा और विश्वास दिलाते हुए और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।